नमस्कार बच्चों, मैं राजिका अग्रवाल आपकी साइंस टीचर स्वागत करती हूँ आप सभी का आज की क्लास में। चलिए, जो है लास्ट क्लास के अंदर हमने डिस्कस किया था वहन यानी कि परिसंचरण तंत्र के बारे में, जिसमें हमने देखा कि जो ब्लड है वो क्या है आपका संयोजी ऊतक, जिसकी पीएच होती है 7.4 यानी कि हल्की क्षारीय प्रकृति का ये होता है। रक्त का निर्माण होता है अस्थि मज्जा के अंदर, लेकिन भ्रूण अवस्था में और नवजात शिशु में जो रक्त का निर्माण है वो होगा प्लीहा के अंदर। एक मनुष्य में जो है 5 लीटर ब्लड जो है होता है। इसके बाद हमने देखा जो ब्लड है वो किन किन कंपोनेंट से मिलके बना है, प्लाज्मा और रक्त कणिकाओं से। प्लाज्मा 92% जल, बाकी 8% कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ। कणिकाएं जो है आपकी 3 टाइप की, कौन कौन सी, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। आरबीसी को हम कहते हैं लाल रक्त कणिकाएं, जिनका जीवन काल होता है 120 दिन। इनके पास होता है हीमोग्लोबिन, जो कि क्या है आपका श्वसन वर्णक है, जो कि क्या करेगा, ऑक्सीजन का परिवहन करेगा। दूसरा आपका है डब्ल्यूबीसी श्वेत रक्त कणिकाएं, जीवन काल होता है 2 से 4 दिन। प्रतिरक्षा प्रदान करने का कार्य करेगी, यानी कि आपकी बॉडी की अर्धसैनिक है। तीसरी अपनी कणिकाएं हैं प्लेटलेट्स, जिन्हें अपन कहते हैं बिम्बाणु। जीवन काल 10 दिन होता है। ये क्या करते हैं, अस्थि मज्जा में निर्माण होगा और ब्लड का क्लॉट करने में यानी कि रक्त का थक्का जमाने में काम आती है कौन, आपकी प्लेटलेट्स। इस तरीके से जो है रक्त कणिकाएं आपकी होती है 3 टाइप की। अब देखिए, इसके बाद हमने देखा हार्ट के बारे में। तो जो हार्ट है वो अपना क्या है, पंपिंग स्टेशन है, ब्लड को पंप करेगा शरीर के भागों तक। ये जो आपका हार्ट है इसमें 4 चैम्बर होते हैं, 2 आर्ट्रियम और 2 वेंट्रिकल, यानी कि 2 आलिंद और 2 निलय। बायां आलिंद बायां निलय और दायां आलिंद दायां निलय। अब किस तरीके से जो है आपके ये सर्कुलेशन होगा, तो आपके जो बायां आलिंद होता है उससे ब्लड आता है बाएं निलय के अंदर। अब बाएं निलय से जो ब्लड है वो धमनियां क्या करती है, इस शुद्ध रुधिर को शरीर के सभी भागों तक लेकर जाती है। अब शरीर के भागों से जो कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड है यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, वो कहाँ, शरीर के सारे भागों से आएगा आपके दाएं आलिंद के अंदर। दाएं आलिंद से दाएं निलय में ये ब्लड आता है और इसमें त्रिवलय कपाट लगे रहते हैं इन दोनों के बीच में, जिससे जो है ब्लड वापस से आलिंद में नहीं जाए। निलय से ब्लड जाएगा फुफ्फुस में और कार्बन डाइऑक्साइड फुफ्फुस के द्वारा जो है बाहर निकाल दी जाएगी। अब इनमें विशेष रूप से जो है धमनी और शिरा होती है, जिनका नाम होता है फुफ्फुसीय धमनी और फुफ्फुसीय शिरा। फुफ्फुसीय धमनी का क्या कार्य होता है, इस अशुद्ध रुधिर को फुफ्फुस तक लेकर जाना, और फुफ्फुसीय शिरा का क्या काम होता है, शुद्ध रुधिर को आपके फुफ्फुस से हार्ट तक लेकर आने का। इस तरीके से दोहरा परिसंचरण प्रणाली हमारे अंदर कंप्लीट होती है। इसके बाद हमने देखा था पादपों के अंदर जो है आपके वहन किससे होगा, तो ऊतक पाए जाते हैं, जिन्हें अपन कहते हैं संवहन ऊतक, जो कि जाइलम और फ्लोएम है। जाइलम जल का संवहन करता है और फ्लोएम आपके खाद्य पदार्थों का संवहन करेगा। जाइलम जो है आपका निर्जीव ऊतक है, जबकि फ्लोएम आपका सजीव ऊतक है। इस तरीके से जो जाइलम है और फ्लोएम है उनके द्वारा आपके जल और खाद्य पदार्थों का संवहन होगा। फ्लोएम जो है आपके ऊपरोमुखी और अधोमुखी दोनों ही वहन करता है, यानी कि ऊपर की दिशा में भी और नीचे की दिशा में भी। इस तरीके से पादपों के अंदर जो है खाद्य पदार्थ और जल का संवहन होता है। अब अपन बात करते हैं एक नए सिस्टम की, जो कि है अपना उत्सर्जन तंत्र, जिसे अपन कहते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम। क्या कहा जाता है, उत्सर्जन तंत्र को कहा जाता है एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम का मतलब क्या होता है, देखो आपकी बॉडी में जो भी यूरिन बन रहा है, यानी कि जो भी मूत्र का निर्माण हो रहा है, वो आपके शरीर से बाहर जाना चाहिए। जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, भाई शरीर के अंदर तो नहीं रह सकता है ना। किडनी काम कर रही है तो ये इसको जो है बॉडी से आउट भी फेंकेगी। तो ये जो है आपके शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का बाहर उत्सर्जन किसके द्वारा होता है, इस एक्सक्रीटरी सिस्टम के द्वारा, जिसे अपन कहते हैं उत्सर्जन तंत्र। अब ये जो आपका उत्सर्जन तंत्र होता है, इसके लिए मुख्य अंग क्या है आपका, किडनी। क्या है भाई, किडनी, जो कि अपनी बॉडी के अंदर एक जोड़ी प्रेजेंट होती है। किसी के ऐसा तो नहीं है ना एक किडनी है,
किसी ने एक किडनी देके आईफोन खरीद लिया हो कहीं, तो सभी के पास जो है 2 किडनी होती है। अब ये जो किडनी है ये क्या करती है, इनका फंक्शन क्या होता है? किडनी को अपन क्या भी कहते हैं बच्चा लोगों? वृक्क भी कहते हैं। इस किडनी का फंक्शन होता है फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड। क्या? फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड, यानी कि ये क्या करेगी? रक्त को छानेगी। क्या करेगी? रक्त को छानने का काम करेगी। कौन? आपके किडनी। अब उसमें से जो काम का रक्त है उसको तो वापस बॉडी में भेज देगी, और जो आपका यूरिन है उसको फिल्टर करके, जैसे अपन चाय पर छलनी से चाय छान लेते हैं ना, तो चाय जो अपन को पीनी होती है वो तो नीचे आ जाती है, चाय पत्ती और बाकी सारा मसाला जो है ऊपर रह जाता है। इस तरीके से इसमें जो यूरिन है वो छन जाता है और आगे चला जाता है, और बाकी ब्लड जो है बैक चला जाता है। अब देखिए, नाम क्या है? सिस्टम नाम है, यानी कि तंत्र नाम है। बहुत सारे अंग मिलके आपके क्या करेंगे? इस तंत्र का निर्माण करेंगे। तो देखिए, आपके ये जो तंत्र होता है एक्सक्रीटरी सिस्टम, वो किन किन से मिलके बना होता है? सबसे पहले हमने मुख्य अंग की बात की, किडनी की, यानी कि वृक्क, जो कि एक जोड़ी आपकी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होती है। तो देखो, एक जोड़ी किडनी जो है, इस तरीके से एक जोड़ी किडनी आपके बॉडी के अंदर प्रेजेंट होती है। इन किडनियों से ये जो नलिका निकल रही है ये क्या है? आपकी यूरेटर्स, यानी कि मूत्र वाहिनी, जो भी मूत्र को लेकर जाएगी आगे। फिर यह जाके जो है यूरिनरी ब्लेडर में, यानी कि मूत्राशय के अंदर मूत्र जो है वो संग्रहित हो जाता है, और फिर मूत्र द्वार के द्वारा जो है बाहर निकाल दिया जाता है। ये किसका है? मेल यूरिनरी सिस्टम है। ठीक है, इस तरीके से तो आपके जो एक उत्सर्जन तंत्र होता है उसमें क्या क्या है भाई? एक जोड़ी वृक्क है। क्या है? एक जोड़ी वृक्क, यानी कि किडनी। दूसरा क्या है आपके? एक जोड़ी आपके मूत्र वाहिनी, जिन्हें अपन क्या कहते हैं? यूरेटर्स कहते हैं। मूत्र वाहिनी के बाद अब एक क्या आता है आपके? एक आता है मूत्राशय। एक जोड़ी नहीं है मूत्राशय, अब है ना, याद रखना। मूत्राशय क्या है? एक मूत्राशय, यानी कि यूरिनरी ब्लेडर, और फिर अपना क्या आता है? मूत्र मार्ग, यानी कि यूरेथ्रा। ठीक है, इस तरीके से जो है आपके क्या बना लिया? इन सब ने मिलके बना लिया एक्सक्रीटरी सिस्टम। आ गई बात समझ में? चलिए देखिए, सबसे पहले शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने की व्यवस्था क्या कहलाती है भाई? उत्सर्जन तंत्र कहलाती है, जिसमें आपकी किडनी आ गया, मूत्रवाहिनी आ गई, मूत्राशय आ गया और मूत्र मार्ग आ गया। अब मुझे एक बात बताओ, क्या सभी के अंदर एक ही फॉर्म में, यानी कि एक ही रूप में ये जो अपशिष्ट पदार्थ है वो बॉडी से बाहर जाते हैं? क्या सब में अलग अलग प्रकार से जाते हैं? क्या हम में, चिड़ियाओं में, और कोई जानवर ले लो, सब में एक तरीके से जाते हैं? नहीं। तो देखो, आपके जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं वो क्या है? आपके नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ होते हैं। क्या? नाइट्रोजनी युक्त अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, जिन्हें बॉडी से बाहर निकालना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अब ये जो नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ है, इधर ये पदार्थ जो है वो कौन से हैं? आपके अपशिष्ट पदार्थ है। ये आपके 3 तरीके के होते हैं। पहला आपका होता है अमोनिया के रूप में उत्सर्जन। किसके रूप में? अमोनिया के रूप में उत्सर्जन। ठीक है। दूसरा आपका जो बनता है नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ वो होता है यूरिया। क्या? यूरिया। और तीसरा जो होता है वो होता है यूरिक अम्ल। ये तीनों क्या है? आपके नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ है, जो अलग अलग कैटेगरी में, एनिमल्स में, मनुष्य में, या फिर आप कह सकते हो बर्ड्स में, अलग अलग कैटेगरी के जो ऑर्गेनिज्म है, जीव हैं, उनमें अलग अलग तरीके से बनता है। देखो, जो अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं, वे जीव जो कि अमोनिया का उत्सर्जन करेंगे उन्हें अपन क्या कहेंगे? अमोनोटैलिक कहते हैं। क्या? अमोनोटैलिक कहते हैं। ठीक है भाई। यानी कि अगर मैं हिंदी में इसको बोलूं तो अपन उसको कह देते हैं अमोनिया उत्सर्जी। हिंदी में क्या कह देते हैं? अमोनिया उत्सर्जी कह देते हैं।
दूसरी अगर मैं बात करूं कि ऐसे जीव जो यूरिया का उत्सर्जन करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें कहा जाता है यूरियोटैलिक। क्या कहा जाता है, यूरियोटैलिक कहा जाता है। और हिंदी में अपन इसको कहते हैं यूरिया उत्सर्जी। क्या कहते हैं, यूरिया उत्सर्जी जीव कहते हैं। तीसरा, जो यूरिक अम्ल के रूप में नाइट्रोजन अवशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालते हैं उन्हें अपन क्या कहते हैं, तो यूरिकोटैलिक कहते हैं। क्या, यूरिकोटैलिक कहा जाता है। ठीक है, क्या, यूरिकोटैलिक कहा जाता है, यानी कि यूरिक अम्ल उत्सर्जी जीव। ठीक है, अब देखिए आगे। सबसे पहले अपन बात करते हैं अमोनोटैलिक की। तो जो अमोनोटैलिक होते हैं अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं, जैसे आपकी क्या हो गई, फिश। अब ये फिशेस क्या करती है भाई, ये जो अमोनिया होता है ना बड़ा ही जहरीला है, बड़ा ही टॉक्सिक है, इसको शरीर से बाहर निकालना अत्यंत आवश्यक होता है। अब देखो, वैसे तो सारे ही नाइट्रोजन युक्त जो अवशिष्ट पदार्थ होते हैं उनको शरीर से बाहर निकालना जरूरी होता है क्योंकि सारे ही टॉक्सिक होते हैं, लेकिन अमोनिया जो है वो सबसे ज्यादा मात्रा में टॉक्सिक होता है। इसको बाहर निकालने के लिए, अमोनिया को बाहर निकालने के लिए बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ती है, पानी की मात्रा की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। पानी में आपके फिशेस रहती हैं, तो इस तरीके से फिशेस में जो है अमोनिया का उत्सर्जन होता है। दूसरा आपका आता है यूरिया उत्सर्जी। यूरिया उत्सर्जी यूरियोटैलिक, जो कि क्या करते हैं, आपके यूरिया का उत्सर्जन करेंगे, जैसे कि आपके कौन हो गए, अपन ह्यूमन बींग्स। यूरिक अम्ल का उत्सर्जन कौन करते हैं, तो यूरिक अम्ल का उत्सर्जन आपके करते हैं, उनको कहते हैं यूरिकोटैलिक, जैसे कि आपके कौन हो गए, इंसेक्ट्स हो गए, बर्ड्स हो गई। ठीक है, तो वो किसका, यूरिकोटैलिक कहलाते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं किसकी, अमोनोटैलिक की। तो ये जो अमोनिया होता है वो क्या है, बहुत ही ज़्यादा जहरीला, बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक होता है और उत्सर्जन के लिए बहुत ज़्यादा जल की आवश्यकता होती है। तो फिशेस के अंदर जो है आपके अमोनिया का उत्सर्जन होता है, एग्जाम्पल बोनी फिशेस। इस तरीके से फिशेस में किसका उत्सर्जन होगा, अमोनिया का। अमोनिया का फॉर्मूला अपना होता है NH3। क्या फॉर्मूला होता है, NH3 अमोनिया का फॉर्मूला होता है। दूसरी अपन बात करते हैं किसकी, यहाँ पर यूरिया की। तो ये जो यूरिया है वो अमोनिया से क्या होता है, कम टॉक्सिक होता है। इसके लिए अमोनिया के उत्सर्जन के कंपैरिजन में कम पानी की मात्रा की जरूरत होती है। इसके एग्जाम्पल क्या हो गए, एम्फीबियंस हो गए, मैमल्स हो गए। देखो यहाँ पे ये मेंढक है, ये किस वर्ग में आता है, तो ये आता है एम्फीबिया में। एम्फीबिया का मतलब क्या होता है, इसको अपन कहते हैं उभयचर। क्या कहा जाता है, उभयचर, यानी कि जो जल पे भी रह ले और जो थल पे भी रह ले, उन्हें अपन क्या कहते हैं, उभयचर। और मैमल्स के अंदर तो ये सारे जो एग्जाम्पल है वो किसके हैं, आपके मैमल्स। मैमल्स का मतलब होता है स्तनधारी, और हम भी क्या है, स्तनधारी है। किसका उत्सर्जन करते हैं, यूरिया का उत्सर्जन करते हैं। इसके उत्सर्जन के लिए मध्यम मात्रा में जल की आवश्यकता होती है। थर्ड अपना आता है यूरिक अम्ल का उत्सर्जन। तो आपके जो इंसेक्ट्स हो गए, बर्ड्स हो गए, रेप्टाइल्स हो गए, ये किसका उत्सर्जन करेंगे, यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करेंगे। ये जो यूरिक अम्ल होता है वो सबसे कम टॉक्सिक होता है इन सब में। साथ के साथ ये जो है अपने बर्ड्स हो गए, इंसेक्ट हो गए, पेस्ट के फॉर्म में, यानी कि आपके इनको उत्सर्जन के लिए बहुत कम पानी की मात्रा की जरूरत होती है। इसीलिए इनका जो उत्सर्जन है वो थोड़े से थिक फॉर्म में, यानी कि थोड़ा पेस्ट के रूप में जो है उत्सर्जन होता है। किस किस में, इंसेक्ट्स में, रेप्टाइल्स और बर्ड्स में। देखो इंसेक्ट तो आपको पता चली गया, कीड़े मकोड़े और ये हो गए। रेप्टाइल्स आपके होते हैं सरीसृप वर्ग, जो रेंग कर चलने वाले होते हैं ना, उनको अपन कहते हैं रेप्टाइल्स। और बर्ड्स जो आपके एव्स आ गए, इसमें सारे पंछी आ गए, तो उनमें किसका, यूरिक एसिड का, यूरिक अम्ल का उत्सर्जन होगा। तो इस तरीके से जो है इन नाइट्रोजन अवशिष्ट युक्त पदार्थ जो हैं आपके, उनको बाहर निकालने के आधार पर हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड कर लिया।
अब अपन बात करते हैं यहाँ पे मानव उत्सर्जन तंत्र की। देखो, आपका मुख्य उत्सर्जन अंग क्या है? किडनी है। 75.80% तरल अपशिष्टों को बाहर करते हैं कौन? आपके किडनी। देखो, क्या आप सोचते होंगे कि केवल हमारी किडनी ही है क्या जो उत्सर्जन करेगी? क्या और कोई भी ऑर्गन ऐसा है जो उत्सर्जन करता है? तो बिल्कुल, आपकी स्किन है, आपके जैसे पसीने का उत्सर्जन करती है। तो स्किन क्या हो गई? आपकी त्वचा भी। भाई, आपके एक तरीके से त्वचा भी तो उत्सर्जी अंग हो गई। आपके फेफड़े हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं, यानी कि गैस का उत्सर्जन करेंगे, तो फेफड़े भी आपके उत्सर्जी अंग हो गए। आपका लीवर है, यूरिया का निर्माण करता है, तो इस तरीके से जो आपका लीवर है वो भी उत्सर्जी अंग हो गया। तो इस तरीके से बहुत सारे आपके उत्सर्जी अंग होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से अपन इसमें किसको पढ़ते हैं? किडनी को, जिसे अपन कहते हैं वृक्क। एक जोड़ी हमारे शरीर के अंदर प्रेजेंट होती है। शरीर में स्रावित रसों का नियंत्रण। सेम के दाने की आकृति तथा गहरे भूरे रंग की होती है क्या? अपनी किडनी। इसकी मध्य सतह पर खाज होती है जिसे अपन कहते हैं हाइलम। देखिए, यहाँ पर जो है अपन को दिखाया गया है किसका डायग्राम? अपने उत्सर्जन तंत्र का। ये आपको नजर आ रही है, तो सेम यानी कि राजमा के आकार की जो है आपकी 2 किडनी प्रेजेंट होती है। कितनी? ये क्या है? आपकी वृक्क है। एक जोड़ी किडनी प्रेजेंट होती है। आपको नजर आ रही है इन किडनियों ने टोपी पहन रखी है। आपको टोपी क्या है? अरे टोपी नहीं है ये बच्चा लोगों। इन किडनी के ऊपर जो आपको ये नजर आ रही है ना, ये क्या है? अपनी एड्रिनल ग्लैंड है। क्या है? एड्रिनल ग्रंथि, जिसे अपन क्या कहते हैं? हिंदी में कहते हैं अपन इसको अधिवृक्क ग्रंथि। ये देखो, आपको इसमें नहीं पढ़ना है। ये जो अधिवृक्क ग्रंथि है ये इसमें नहीं आएगी, आपके जो नियंत्रण समन्वय वाला चैप्टर है ना उसके अंदर आएगी, और बहुत अच्छे से अपन उसको पढ़ेंगे। देखिए, ये जो आपके टोपी है ऊपर, ये क्या है? अधिवृक्क ग्रंथि, जो कि आपकी एड्रिनलिन हार्मोन रिलीज करती है। बात करते हैं उत्सर्जन तंत्र की। किडनी हो गई एक जोड़ी, इनसे निकलती हुई इस तरीके से ये नलिका नजर आ रही है आपको। ये क्या है आपकी? ये है मूत्र वाहिनी, जिन्हें अपन क्या कहते हैं? यूरिटर्स कहते हैं। ठीक है, मूत्र वाहिनी आगे जाके खुलती है किसमें? मूत्राशय में। किसमें? मूत्राशय में, जिसे अपन कहते हैं यूरिनरी ब्लैडर। और फिर आगे जाके ये खुलता है किसमें? मूत्र मार्ग के द्वारा जो यूरिन है वो बॉडी से एक्सक्रीट आउट कर दिया जाता है। तो देखो, एक जोड़ी किडनी हो गई, एक जोड़ी मूत्रवाहिनी वो नलिकाएं, एक जो है मूत्राशय और एक मूत्र मार्ग। इन्होंने मिलकर क्या बनाया? उत्सर्जन तंत्र बनाया। ठीक है, सबसे पहले अब यहाँ पर अपन बात करते हैं किसकी? किडनी की। किसकी? किडनी की। तो ये किसकी स्ट्रक्चर है? आपकी किडनी की, वृक्क की। देखो भाई, आपको इस किडनी में यहाँ पर नजर आ रहा होगा, ये जो है आपकी क्या है? पूरी ये किडनी है। इस किडनी के आउटर भाग को कहा जाता है क्या? कॉर्टेक्स। क्या कहा जाता है? कॉर्टेक्स कहा जाता है, जिसे अपन हिंदी में क्या कहते हैं? वल्कुट। क्या कहा जाता है? वल्कुट कहा जाता है आउटर भाग को। इसका जो अंदर वाला ये पूरा पोर्शन है ना, इस अंदर वाले भाग को कहा जाता है मध्यांश। क्या कहा जाता है? मध्यांश। मैं लिख देती हूं मेड्यूला। क्या कहा जाता है? मेड्यूला, यानी कि मध्यांश। ठीक है, अब ये जो आपको रेड और ब्लू कलर की नजर आ रही है, ये क्या है? आपकी आर्टरी और वेन्स है। यानी कि ये जो आपको नजर आ रही है ये क्या है? आपकी धमनी है। और ये जो आपको नजर आ रही है ये क्या है? आपकी शिरा है। धमनियां और शिराएं हैं। ठीक है, इस तरीके से ये क्या है? आपकी किडनी की स्ट्रक्चर है। अब देखो, ये जो किडनी होती है एक जोड़ी हमारे शरीर के अंदर प्रेजेंट होती है। इसका काम क्या होता है? रुधिर को छानना। किडनी का क्या काम होता है? रुधिर को छानना। आप कहोगे कि मैम ये छलनी है क्या? बिल्कुल ही छलनी है, ये यूं ही मानो।
छलनी क्या करती है? छानने का काम करती है। किडनी भी सेम क्या काम करेगी? छानने का काम करेगी। कैसे? देखो, इसमें जो है ब्लड आ गया इस किडनी के अंदर। अब इस किडनी में बहुत सारी इसकी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है जिसे अपन कहते हैं नेफ्रॉन। तो किडनी की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को अपन क्या कहते हैं? नेफ्रॉन, जिसे अपन हिंदी में कहते हैं वृक्काणु। ठीक है, ये क्या होती है? किडनी की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। अब इस किडनी के अंदर ना बहुत सारे नंबर्स में ये वृक्काणु प्रेजेंट होते हैं। ये क्या करते हैं? इस ब्लड को फिल्टर करने का काम करते हैं। तो जो यूरिन निकला, यानी कि अपशिष्ट पदार्थ निकला, उत्सर्जी पदार्थ निकला, उसको छाना और आगे जो है इन मूत्र वाहिनियों के द्वारा जो है आगे मूत्राशय में भेज दिया। लेकिन जो अपने काम का था ब्लड, उसको वापस से बॉडी के अंदर भेज दिया। तो इसने क्या किया? रुधिर को छानने का काम भी तो किया किडनी ने, किया नहीं किया? तो इस तरीके से किडनी का क्या काम हो गया? रुधिर को छानने का। देखिए आगे एक बार, हाइलम के भीतरी भाग में कीप के आकार की वृक्कीय श्रेणी होती है। वृक्क के बाहरी भाग को, तो इस तरीके से हमने कुछ किडनी बनाई। ठीक है, इसका बाहरी भाग क्या कहलाता है? वल्कुट। और अंदर वाला भाग किसके, उसे अपन क्या कहते हैं? मध्यांश, यानी कि मेड्यूला। बाहरी भाग कॉर्टेक्स वल्कुट और आंतरिक भाग मध्यांश मेड्यूला। वृक्क कई लाख उत्सर्जन इकाइयों से मिलकर बना होता है जिसे अपन क्या कहते हैं? वृक्काणु कहते हैं। अब ये वृक्काणु ही क्या है? इस किडनी की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। देखो, जो है यही क्या है? आपकी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। यहाँ पर जो किडनी है उसकी संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई हुई नेफ्रॉन। अब बात करते हैं नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर की। ध्यान से देखिएगा इस नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर को। देखो, ये क्या है आपके? ये मैं नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर बना रही हूं। इस तरीके से ये जो है आपकी नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर होती है। देखो, ये जो कप के आकार का है ना, इसे अपन क्या कहते हैं? वोमेन संपुट कहते हैं। क्या कहा जाता है? वोमेन संपुट कहा जाता है। अब इसमें बहुत सारी जो छोटी छोटी नलिकाएं होती हैं, उनके गुच्छे को अपन क्या कहते हैं? ग्लोमेरुलस कहते हैं। क्या कहा जाता है? ग्लोमेरुलस कहा जाता है। ठीक है, अब इस वोमेन संपुट में बहुत सारी जो नलिकाएं हैं उनका गुच्छा है। अब यहां से ये ब्लड आएगा आगे। ये क्या है? आपकी ट्यूब्यूल है। ये क्या है? आपकी कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है। इसके साथ ये जो आपको नीचे यू शेप नजर आ रहा है, इसको अपन कहते हैं हेनले लूप। क्या कहा जाता है? हेनले लूप कहा जाता है। ये नीचे जो आपको यू शेप नजर आ रहा है। अब ये यहाँ से ये ब्लड जो है फिल्टर होता हुआ जाएगा और यहाँ से आगे खुल जाएगा किसमें? कलेक्टिंग डक्ट में। किसमें? कलेक्टिंग डक्ट में, यानी कि संग्रहण नलिका के अंदर, और फिर ये जो है बाहर निकल जाएगा। ये इसकी स्ट्रक्चर डिटेल में यहाँ पर देखो। ये किसकी स्ट्रक्चर है? आपके नेफ्रॉन की, जो कि किडनी की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। एग्जाम के अंदर अगर क्वेश्चन पूछे कि किडनी की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या है, तो कौन है? आपके नेफ्रॉन, जिन्हें अपन क्या कहते हैं? वृक्काणु। देखो, अब ये क्या करते हैं? यूरिन का फॉर्मेशन नहीं करेंगे ना, तो यानी कि इससे हम क्या पढ़ेंगे? मूत्र निर्माण की प्रोसेस पढ़ेंगे। सबसे पहले इसकी स्ट्रक्चर पे बात करते हैं। देखो, ये जो है आपका इस तरीके से कप लाइक स्ट्रक्चर, इसे अपन ने क्या कहा? इसे कहा वोमेन संपुट। क्या कहा? वोमेन संपुट। इसमें ये जो नलिकाओं का गुच्छा है, इसको अपन ने क्या कह दिया? ग्लोमेरुलस। तो यहां से वो अपशिष्ट पदार्थों को लेता हुआ आ गया ब्लड इसके अंदर। आई कि नहीं आई बात समझ में? अब देखो, आगे गया ब्लड, आगे गया। अब यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ से आपके जो ये ब्लड है उसका फिल्ट्रेशन होगा चालू।
क्या, ब्लड का फिल्ट्रेशन होगा चालू। यानी कि पहली जो मूत्र निर्माण की पहली जो स्टेप होगी वो क्या होगा, फिल्ट्रेशन। क्या होगा, फिल्ट्रेशन। यानी कि यहां पर होगा निस्यंदन। देखो यहां से ब्लड जो है फिल्टर होगा। अब जो यूरिन है वो तो आगे जाएगा, लेकिन जो आपके ब्लड है जो कि काम का हो सकता है आपकी बॉडी के लिए, वो वापस से यहाँ से अपने जो है किस में चला जाएगा, बॉडी के अंदर चला जाएगा। लेकिन जो आपका यूरिन है वो आगे जाएगा, लूप ऑफ हेनले से होता हुआ कहाँ जाएगा, इस जो है डक्ट के अंदर जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, जब ये लूप ऑफ हेनले में है ये यूरिन, ये मूत्र, तो यहाँ पर दूसरी स्टेप होती है जिसे अपन कहते हैं रीएब्जॉर्प्शन। क्या कहा जाता है, रीएब्जॉर्प्शन कहा जाता है। यानी कि आपके पुनः जो है मूत्र का क्या होगा, रीएब्जॉर्प्शन। यानी कि इसमें अगर कोई काम की चीज है तो वापस से रीएब्जॉर्ब कर ली जाती है। तो दूसरी प्रोसेस क्या हो गई, रीएब्जॉर्प्शन। ठीक है, ये इसने दोबारा से अवशोषण कर लिया। इसको अपन क्या कहेंगे हिंदी में, पुनः अवशोषण कह लेंगे। ठीक है भाई, मैं हिंदी में ही लिख देती हूँ, पूरा फिल्ट्रेशन को भी हिंदी में लिख देती हूँ, रुको, जिससे आपको आगे दिक्कत नहीं आए। लो देखो, पहला क्या हो गया, निस्यंदन। दूसरा क्या हो गया आपका, पुनः अवशोषण, रीअब्जॉर्प्शन। फिर देखो कुछ काम की चीज है, अपन क्या करते हैं, जैसे चाय पत्ती से चाय छानते हैं, चाय छान ली, लेकिन अपन तो इंडियन लोग हैं, चम्मच से दबा के और चाय छान लेते हैं बची कुची। और अब इसमें भी क्या हुआ कि जब वो यूरिन आगे जा रहा है तो इसको लगा हो सकता है इसमें कुछ भाई काम की चीजें हो, तो वो क्या होगा, दोबारा से यहाँ से अपनी काम की चीजें जो है उसको फिल्टर कर लेंगे। फिर यूरिन आगे जाएगा इस तरीके से, और यहाँ से होता हुआ ये यूरिन चला जाएगा इस कलेक्टिंग डक्ट के अंदर। तो ये क्या है आपकी कलेक्टिंग डक्ट। अब ये कलेक्टिंग डक्ट इस मूत्र को क्या कर लेगी, कलेक्ट कर लेगी और आगे जाके वहां पर एक्सक्रीशन कर देगी। यानी कि जो तीसरी स्टेप होगी वो क्या होगी, एक्सक्रीशन, जिसे अपन क्या कहते हैं, स्त्रावण कहते हैं। एक्सक्रीशन, या फिर इसको अपन कहते हैं सिक्रीशन। सॉरी, यहां पर क्या लिखेंगे अपन, सिक्रीशन, सिक्रीशन। तो यहां से क्या हो गया, ये जो यूरिन है वो सिक्रीट आउट हो जाएगा। देखो क्या हुआ कि यहाँ पर क्या है, आपके नलिकाओं का गुच्छा जिसे अपन कहते हैं ग्लोमेरुलस। ये ग्लोमेरुलस एक कप लाइक स्ट्रक्चर में जो है स्थित होता है, जिसे अपन कहते हैं वॉमेन सबपुट। इससे ब्लड आएगा अंदर की साइड फिल्टर होता हुआ। यहाँ पे सबसे पहली प्रोसेस होती है फिल्ट्रेशन, जिसमें ब्लड जो है वो फिल्टर होगा। अब ये जब लूप ऑफ हेनले से गुजरता है तो उसमें जो कुछ खाद्य पदार्थ है वो वापस से जो है अपनी बॉडी के अंदर आते हैं, काम की चीज़ें, उसे अपन कहते हैं पुनः अवशोषण। और फिर जब पूरी तरीके से ये इसका फिल्टर हो जाता है तो आगे जाके ये जो है संग्रहण नलिका में चला जाता है, जिसे अपन क्या कहते हैं, स्त्रावण, यानी कि सिक्रीशन। इस तरीके से मूत्र निर्माण की प्रोसेस जो है वो कंप्लीट होती है। देखिए, वोमेन संपुट यह नेफ्रॉन के ऊपरी भाग में पाए जाने वाला कप के आकार का थैला होता है भाई। ठीक है, इस तरीके से ये वाली जो स्ट्रक्चर अपन ने बनाई ये किसकी थी, वोमेन संपुट की। इसमें शाखा अभिवाही धमनियों की केशिकाओं का एक गुच्छ पाया जाता है, जिन्हें अपन क्या कहते हैं, ग्लोमेरुलस कहते हैं। तो इस तरीके से कैपिलरीज जो इसमें प्रेजेंट है इसे अपन ने क्या कह दिया, ग्लोमेरुलस। ठीक है, चलिए आगे। ग्लोमेरुलस का एक सिरा जो वोमेन संपुट में अपशिष्ट युक्त गंदा रक्त लाता है तथा दूसरा हिस्सा स्वच्छ रक्त को ले जाने हेतु वृक्क शिरा से जुड़ा रहता है। देखो इस डायग्राम के अंदर आप देख पाए होंगे कि इस डायग्राम में धमनी और शिरा आपको नजर आ रही है। ये जो ग्लोमेरुलस का एक सिरा है उसने तो क्या किया कि भाई एक ने तो अशुद्ध रुधिर ला दिया, दूसरे ने क्या किया कि ये शिरा से जुड़ा हुआ है, किससे, इस शिरा से। तो जो हमारा शुद्ध रुधिर है जो वापस अपनी बॉडी के अंदर जाना है वो किससे जुड़ा हुआ है, इस शिरा से जुड़ा हुआ है। और ये शिरा क्या करती है, देखो ये वेन लिखी हुई है ना नीले कलर की शिरा, ये क्या करती है, जो
अच्छा रुधिर है उसको वापस बॉडी के अंदर ले जाएगी। ठीक है, कहाँ ले जाएगी? वापस बॉडी के अंदर। और धमनियां क्या करेगी? इस अशुद्ध रुधिर को लाएगी, तभी तो जाके यहाँ पर फिल्टर होगा। आई तो नहीं आई बात समझ में? देखिए आगे, इसका दूसरा हिस्सा स्वच्छ रक्त को ले जाने हेतु वृक्क शिरा से जुड़ा रहता है। आगे देखिए, वृक्क नलिका। तो प्रत्येक वृक्क नलिका में समीपस्थ नलिका, हेनले लूप और दूरस्थ नलिका जैसे भाग होते हैं। देखो ये आपका क्या था? इस तरीके से वॉर्मेन संपुट था, और ये ग्लोमेरुलस, और ये इस तरीके से ट्यूब्यूल। अब ये जो नलिका है इसके 3 भाग अपन ने बनाए। ये जो यहाँ पर है इसको अपन ने बोला क्या? समीपस्थ नलिका। कौन सी? समीपस्थ नलिका। ये पास में है ना, इसीलिए अपन ने इसको कहा समीपस्थ नलिका। यहाँ ये जो बीच वाली है, इसको जो यू वाला शेप है इसको अपन ने क्या दिया? हेनले लूप। और ये जो दूर वाली नलिका है इसको अपन ने क्या कह दिया? दूरस्थ नलिका। क्या नाम दे दिया इसको अपन ने? दूरस्थ नलिका नाम दे दिया। ठीक है, तो ये 3 नलिकाओं से मिलकर आपकी क्या बनती है? वृक्क नलिका बनती है। संग्रह नलिका में जाके आगे ये इस तरीके से, यहाँ पर ये क्या है? अपने संग्रहण नलिका, कलेक्टिंग डक्ट है जो कि क्या करेगी? यूरिन को इकट्ठा करेगी। मूत्राशय, वृक्क से मूत्र वाहिनियों के द्वारा। तो देखो ये क्या है आपका? किडनी। यहाँ पर ये क्या है? तो ये दोनों है आपकी, इधर 2 होंगी ना मूत्रवाहिनी, 1 जोड़ी। तो ये क्या है आपकी? मूत्रवाहिनी। इस मूत्र को लेके जाएगी कहाँ पर? मूत्राशय के अंदर, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर। तो देखो वृक्क से मूत्रवाहिनी के द्वारा मूत्राशय में आता है। यह एक थैलीनुमा संरचना होती है, एक तरीके से बैग है जो कि क्या करेगा? इस यूरिन को इकट्ठा करके रखेगा। जब इसकी मात्रा ज्यादा हो जाएगी तो मूत्र मार्ग के द्वारा बॉडी से एक्सक्रीट आउट कर दिया जाएगा। मूत्रवाहिनी, 1 जोड़ी पाई जाती है जो मूत्र को वृक्क से मूत्राशय तक पहुंचाने का कार्य करती है। मूत्र मार्ग, इसके द्वारा मूत्र जो है वो शरीर से बाहर जाता है। तो ये तो हुई किसकी संरचना? नेफ्रॉन की। अब अपन पढ़ते हैं किसकी प्रक्रिया? मूत्र निर्माण की। तो कितने चरणों में बताई मैंने? मूत्र निर्माण की प्रक्रिया 3 चरणों में कंप्लीट होती है। देखो पहली है गुच्छीय निस्यंदन, जिसे अपन क्या कहते हैं? फिल्ट्रेशन। रक्त का निस्यंदन पूर्ण होगा। प्रति मिनट 1000 से 1200 रक्त का निस्यंदन जो है होता है। ग्लूकोज, लवण, अमाइनो एसिड, यूरिया आदि निस्पंदित होकर वोमेन संपुट में एकत्रित हो जाते हैं और तत्पश्चात वृक्क नलिका से ये गुजरता है। इसके बाद जो है दूसरा कौन सा आता है? रीएब्जॉर्प्शन, जिसे अपन कहते हैं पुनः अवशोषण। तो वृक्क नलिका की दीवारें घनी उपकला कोशिकाओं से बना होती है। ये ग्लूकोज, अमीनो अम्ल व अन्य उपयोगी पदार्थों का पुनः अवशोषण कर लेती है। और फिर आपका होता है स्त्रावण, सिक्रीशन। तो मूत्र वृक्क की संग्रहण नलिका में ले जाया जाता है। मूत्र का मूत्र नली में प्रवेश हो जाता है। मूत्र नली का मूत्राशय में खुलना और मूत्राशय के द्वारा मूत्र मार्ग द्वारा जो है उत्सर्जन हो जाता है। तो इस तरीके से हमारे अंदर जो है उत्सर्जन तंत्र कंप्लीट होता है। देखिए कई बार जो किडनी फेल हो जाती है उसका डायलिसिस किया जाता है। कृत्रिम किडनी अपन उसको कहते हैं कि कृत्रिम तरीके से जो मूत्र है उसको बॉडी से एक्सक्रीट आउट किया जाता है। अब अपन बात करते हैं पादपों में उत्सर्जन की। वाष्पोत्सर्जन द्वारा अतिरिक्त जल बाहर निकाल देते हैं। आपने देखा हो कि इसमें वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया होती है पत्तियों में। किसके द्वारा? रंध्रों के द्वारा, जिन्हें अपन क्या कहते हैं? स्टोमेटा कहते हैं। वो खुलते और बंद होते हैं ना, तो उन्हीं के द्वारा क्या होता है? वाष्पोत्सर्जन। बहुत से पादपों में अपशिष्ट पदार्थ कोशिकीय रिक्तिका में संचित हो जाते हैं। अन्य अपशिष्ट उत्पाद रेजिन व गोंद के रूप में पुराने जाइलम में संचित हो जाते हैं और कुछ पादपों द्वारा मृदा में उत्सर्जन कर दिया जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पर आपका ये जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। खुशी की बात है, चैप्टर बड़ा था, सारे सिस्टम थे, लेकिन बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गए होंगे।
देखिए आज की इस क्लास के अंदर हमने पढ़ा उत्सर्जन तंत्र के बारे में, एक्सक्रीटरी सिस्टम जो कि क्या करता है, शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालता है, जो अपना उत्सर्जन तंत्र है। अब ये जो उत्सर्जी पदार्थ होते हैं नाइट्रोजनी वेस्ट होते हैं। 3 कैटेगरी में अपन इनको डिवाइड करते हैं, अमोनिया के रूप में उत्सर्जन, यूरिया के रूप में उत्सर्जन और यूरिक एसिड के रूप में उत्सर्जन। अमोनिया का उत्सर्जन के लिए बहुत ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है, तो इसीलिए बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होता है, जहरीला होता है। तो ये आपके बोनी फिशेस के द्वारा अमोनिया का उत्सर्जन। दूसरा अपना आता है यूरिया का उत्सर्जन। तो हम जैसे कि क्या हो गए, एम्फीबियंस हो गए और मैमल्स हो गए, इनमें जो है यूरिया का उत्सर्जन होगा। ये अमोनिया से कम जो है क्या होता है, टॉक्सिक होता है, और इसके लिए जो है ठीक ठाक पानी की मात्रा की आवश्यकता होती है। फिर तीसरा आता है यूरिक अम्ल का उत्सर्जन। तो आपके जो बर्ड्स हैं, इंसेक्ट हैं, इनके द्वारा यूरिक एसिड का उत्सर्जन किया जाता है। इससे सबसे कम टॉक्सिक होता है। पेस्ट की फॉर्म में जो है यूरिक एसिड का उत्सर्जन किया जाता है। ठीक है, इसके बाद हमने पढ़ा मानव उत्सर्जन तंत्र के बारे में। तो किस किस से मिलकर मानव उत्सर्जन तंत्र बना है, एक जोड़ी किडनी, फिर ये जो किडनी है जुड़ी रहती है मूत्रवाहिनी से जिसे अपन कहते हैं यूरेटर्स, फिर ये जो मूत्रवाहिनी है आगे जाके खुलती है मूत्राशय में, तो एक मूत्राशय, और फिर मूत्रमार्ग, तो एक मूत्रमार्ग जिसके द्वारा ये जो मूत्र है वो शरीर से बाहर निकाला जाता है। देखिए किडनी जो है उसके बाहरी भाग को कहा जाता है क्या, बाहरी भाग को कहते हैं वल्कुट, और आंतरिक भाग को कहा जाता है मध्यांश। जो किडनी है उसकी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है नेफ्रॉन, जिसे अपन कहते हैं वृक्काणु। अब इस नेफ्रॉन के अंदर जो है कौन कौन सी स्ट्रक्चर मौजूद है, तो वोमेन संपुट, इसमें जो है केशिकाओं का गुच्छ होता है जिसे अपन क्या कहते हैं, ग्लोमेरुलस कहते हैं। अब इस ग्लोमेरुलस में जो है धमनियां क्या करती हैं, लाती है ब्लड को। अब ये जो धमनियां हैं इसमें केशिकाएं हैं, ये क्या करेगी, ब्लड को फिल्टर करेगी। तो जो मूत्र है वो तो आगे वृक्क नलिका में चला जाएगा, लेकिन जो भाई अपने अमाइनो एसिड और ग्लूकोज और जो भी अपने खाद्य पदार्थ है काम के, वो वापस से बॉडी के अंदर जाते हैं। तो इसके लिए जो है किससे जुड़ा रहता है, ये शिरा से। अब वृक्क नलिका के 3 भाग होते हैं, कौन कौन से, समीपस्थ नलिका, हैनले लूप और आपके दूरस्थ नलिका, और ये आगे जाके किस में खुलती है, संग्रहण नलिका में खुलती है। मूत्र निर्माण की जो प्रोसेस है वो 3 स्टेप में कंप्लीट होती है। कौन कौन सी 3 स्टेप, पहली आपकी होती है गुच्छीय निस्यंदन जिसे अपन कहते हैं फिल्ट्रेशन, जिसमें ब्लड जो है वो फिल्टर होता है। दूसरा आपका आता है पुनः अवशोषण, रीएब्जॉर्प्शन, जिसमें क्या होगा कि कार्बोहाइड्रेट, खाद्य पदार्थ, अमाइनो एसिड, इनका पुनः अवशोषण किया जाता है। फिर आपका आता है थर्ड सिक्रीशन, स्त्रावण, तो जो आपका मूत्र है उसको बाहर उत्सर्जित कर दिया जाता है, यानी कि जो मूत्र है वो कलेक्टिंग डक्ट में चला जाता है। इस तरीके से मूत्र का निर्माण हुआ, किडनी से होता हुआ मूत्रवाहिनी में जाएगा, ये मूत्रवाहिनी आगे जाके मूत्राशय में खुल जाएगी और वहाँ पर ये जो यूरिन है वो एकत्रित होता रहता है। जब इसकी मात्रा बढ़ जाती है तो मूत्रमार्ग के द्वारा जो है ये यूरिन बॉडी से एक्सक्रीट आउट कर दिया जाता है। इस तरीके से मूत्र निर्माण की प्रोसेस जो है कंप्लीट होती है और उत्सर्जन तंत्र आपका कंप्लीट होता है। आगे नहीं आगे बात समझ में, और यहाँ पर अपना ये जो चैप्टर है वो कंप्लीट हुआ। मिलेंगे अपन अगले चैप्टर में एक नए जो है धुरंधर टॉपिक और धुरंधर चैप्टर के साथ। तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, इसे रिवाइज करते रहिए। धन्यवाद।